हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो साथी कैसे हैं? सभी को नमस्कार। सुबह की मॉर्निंग बच्चों पहली मेरे साथ है। तो सारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं सारे बच्चे। क्लास बढ़िया आ रही है? क्या आपको मैं बराबर दिख रहा हूं? आवाज सही आ रही है? तो एक बार मेरे को सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे थम्स अप यस करके कि आपकी आवाज बढ़िया आ रही है, क्लास बढ़िया चल रही है। तो सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। यस, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे बच्चों आज आप खुश तो बहुत होंगे। सुबह का टाइम है बच्चों, और मैथ लेकर बैठे हैं। ये बड़ी कमाल की बात है ना। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर देंगे, क्योंकि हम कल से ही बच्चों वेट कर रहे थे, है ना, कि सर जी हम कल से यानी शनिवार से वेट कर रहे थे कि भाई संडे में क्लास है, सुबह डेमो है। तो भैया सारे बच्चे इसको शेयर कर देंगे फटाफट। हाँ जी, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो मैं देख पा रहा हूं अभी कुछ बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे। तो भैया सारे बच्चे कमेंट करें फटाफट। ओके 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 ओके, जल्दी से बच्चों आ जाएं, क्योंकि आरडब्ल्यू का जो सपना है ना बच्चों, आरडब्ल्यू का सपना वो सपना है जो कि लास्ट छोर पर अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चे को भी फायदा मिले, उसका भी भला हो, वो भी टॉपर बने। जैसा आपने क्लास में देखा होगा, क्लास में जो लास्ट बेंच पर बच्चे बैठे रहते हैं वो थोड़ा झिझकते हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते स्कूल में। उनको भी टॉपर बनाने का लक्ष्य ये आरडब्ल्यू लेकर चलता है। ठीक है, इसी का नाम आरडब्ल्यू है। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि मेरी आवाज आपको बराबर आ रही है और मैं बराबर दिख रहा हूं। ठीक है, फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे बच्चों। आज की बड़ी खतरनाक क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत खतरनाक क्लास शुरू होने वाली है। आज बच्चों हम मैथ्स की जड़ खोद देंगे, मैथ्स की जड़ खोद देंगे कि मैथ्स कहां से चलती है। और ये जो 1.5-2 घंटे क्लास होगी, इस पूरी 1.5-2 घंटे क्लास में बच्चों पहला चैप्टर खत्म कर देंगे, खल्लास कर डालेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, ये भी आप देखना। तो चलो क्लास शुरू करें फटाफट। हाँ जी, जल्दी से क्लास शुरू करें। ये क्लास किसके लिए? बेसिकली ये वो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो बच्चे जीरो से, अरे जीरो तो छोड़ो, हम सर जी माइनस से स्टार्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम ऋणात्मक से। तो बच्चों एकदम नेगेटिव से उठाएंगे, नेगेटिव से फिर जीरो लाएंगे, फिर पॉजिटिव लाएंगे, तो ये बच्चों इंटीजर बन गया, पूर्णांक बन गया। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो नए बच्चों के लिए, फ्रेश बच्चों के लिए खास ये डेमो तैयार किया गया है। और दूसरा क्या है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो पुराने शेर शेरनियां हमारे, अगर उनका बैकलॉग लगा है कि सर जी हमारा बैकलॉग लग गया है, हमारे वो चैप्टर समझ में नहीं आया, हमारा वो टॉपिक छूट गया, हमारी इतनी एक्सरसाइज छूटी पड़ी है, सर जी हम चौथे चैप्टर पे अभी मतलब पहले पे पढ़े हैं, अभी हम दूसरे चैप्टर पे पढ़े हैं, तो उनके लिए भी बच्चों एक खास क्लास है। यस, खास क्लास है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आ जाएं सारे बच्चे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th, यस, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, उसके लिए स्पेशली डेमो आज रखा गया है। वैसे 4 तारीख से चल रहा था, आपको पता है, सॉरी कल से चल रहा था, टॉपर्स 2027 बैच। ये स्पेशल बच्चों आया हुआ बैच है। ठीक है, एकदम स्पेशल बैच है सर जी। और आप ये कह सकते हैं कि भैया एकदम फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश बैच है। ठीक है, आगे क्या है? आगे बच्चों है रीलॉन्चिंग। यस, रीलॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों हमारा पुराना बैच भी चल रहा है। यस, पुराना बैच ही बच्चों हमारा चल रहा है, लेकिन नए बच्चे हैं तो नया बैच लाना चाहिए। ये भी आरडब्ल्यू ध्यान रखता है, ख्याल रखता है बच्चों का। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों हमारा अध्याय नंबर 1 है, पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है, आप देख सकते हैं। ओके, आ जाए सारे बच्चे फटाफट। चलिए जी, आगे देखेंगे बच्चों अध्याय 1। लो भैया, चैप्टर 1 से, यानी बिल्कुल बच्चों बेसिक से हैं। हम सर जी आपको क्या बनाएंगे बच्चों? हम बनाएंगे आपको जीरो टू हीरो है, जीरो टू हीरो।
यानी आप ये समझो कि आपको जीरो से लेकर जाएंगे और अनंत यानी इनफाइनाइट पर लेकर छोड़ेंगे। ऐसी बच्चों में आपकी मैथ्स कर दूंगा, यानी सवाल भी आपके अपना आप उड़ेंगे हवा में। यस, अपना आप क्वेश्चन उड़ेंगे, गर्दा मचा देंगे हैं जी, गर्दा मचा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। यस बच्चों, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए तो भैया वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, आज इसकी सर जी हम जड़ खोदेंगे, एकदम वहां से स्टार्ट कर देंगे बच्चों, माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन बच्चा तैयार है? हाँ जी, कौन कौन तैयार है बच्चा, फटाफट बता देंगे। ठीक है, और ये देखिए हम कोर्स तो बेच नहीं रहे, ये बच्चों हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक किताब उठा के नहीं देखी है, सवाल भी नहीं करे, क्योंकि महीना कौन सा चल रहा है? महीना चल रहा है सर जी जुलाई, है ना? जुलाई चल रहा है बच्चों महीना। तो जुलाई से पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल बच्चों आप बन सकते हैं टॉपर। ये ना सोचे कि सर जी जुलाई है, फिर उसके बाद क्या अगस्त है, फिर से सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है ना, दिसंबर है, फिर जनवरी, फिर सर जी फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। तो कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों ये जो 8 महीने हैं, है ना, 8 मंथ से, तो ये 8 महीने में ही आपको टॉपर बनाएंगे। यानी बच्चों आप बनेंगे स्टेट टॉपर, यूपी के टॉपर, अपने राज्य के टॉपर। ठीक है, इसलिए ये बैच लाया गया है टॉपर बनाने के लिए, और मैथ्स में बच्चों 100/100 नंबर लाने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के लिए। अब यहां कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर जी हमारे तो 3 महीने खराब हो गए, 3 महीने खराब हो गए। पता कौन कौन से 3 महीने? 3 महीने बच्चों आपको देखो ये वाले, जैसे हमारी स्टार्ट हुई पढ़ाई अप्रैल से, है ना, अप्रैल से हमारा नया सेशन, न्यू सिलेबस, नई क्लास शुरू होती है, मई, जून। तो ये जो बच्चों 3 महीने हैं, सर जी इन 3 महीनों में तो हमने छुट्टी मनाई है, हमने कुछ पढ़ाई ना है सर जी, है, हमने कुछ पढ़ाई नहीं है, मतलब पढ़ाए कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, फिर गोल मार गए। स्कूल बंद था सर जी, है, कॉलेज बंद थे, स्कूल में छुट्टी चल रही थी, हम भी मौज ले रहे थे, हम भी घूम रहे थे, हम भी काय को पढ़े। तो ये जो 3 महीने आपके बच्चों बर्बाद हो गए हैं, इनको भूल जाओ आप। अब ये जो हमारे 8 महीने हैं, 8 मंथ्स, इस पर बच्चों आप विचार करो, इस पर फोकस करो। जी हाँ, इस पर फोकस करो। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बच्चों फटाफट, एक प्यारी स्माइल के साथ। क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी से बताओ। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत मजा आ रहा है। चलो तो हम क्लास बच्चों शुरू करते हैं। और सबसे पहले, ओहो, ये क्या आ गया सर जी, नई चीज है? ये क्या नई चीज आ गई? अरे वाह, मौज कर दी है, मौज कर दी। ये नई चीज क्या आ गई भैया? यही बच्चों हमारा टॉपिक 1 है, यही हमारा, ये हमारा क्या है? टॉपिक 1 है। ठीक है, टॉपिक 1 है। हाँ जी, तो बच्चों इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इसका नाम। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संख्या किसे कहते हैं, तब बच्चों आप वास्तविक संख्याओं पे आओगे। अब जल्दी से मेरे को ये बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि संख्याएं क्या होती हैं, है ना, संख्या क्या होती है? हाँ जी, नंबर किसे कहते हैं?
क्योंकि बच्चों यही इसकी जड़ है ना, यही इसकी क्या है, जड़ है। बताओ जल्दी से, नंबर किससे कहते हैं, संख्या क्या होती है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। आज आज तो ये जो बच्चों संख्याएं होती है ना हमारी, नंबर्स, संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जब हम अंकों को मिलाते हैं, है ना, अंकों को मिलाने से संख्याएं बनती हैं। यस, अंकों को मिलाने से संख्याएं, संख्या बनती है। अब सर जी अंक कौन कौन से हैं यहाँ रख दे, अंक कौन कौन से हैं, तो अंक होते बच्चों हमारे जैसे जीरो, जीरो से लेकर 9 तक, जीरो, एक, है ना, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये बच्चों हमारे सारे के सारे क्या है, सारे के सारे संख्या हैं। ये क्या है बच्चों, ठीक है, ओके। अगर मैं इन अंकों को मिला दूं आपस में तो मेरे पास एक संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, एग्जाम्पल देख लें, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों मैंने कहा आपसे 369, 369 कहा मैंने आपसे, तो बताओ 369 क्या है, 369 क्या है, अरे 369 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी 369 हमारी एक संख्या है, एक बच्चों नंबर है, ठीक है। और इस नंबर में क्या है, इसमें सर जी 3 हमारा अंक है, 6 भी सर जी हमारा अंक है, और 9 भी सर जी हमारा अंक है ना। तो आप बात समझ गए कि अंकों को मिलाने से सर जी क्या बनती है, संख्या बनती है। तो ये बच्चों संख्या की परिभाषा है, ये तो है किताब में परिभाषा, बुक में, है ना, मतलब कागज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या रियल लाइफ में क्या है, डेली लाइफ में क्या है, संख्या आपके जीवन के बारे में क्या बताती है, किसी चीज के बारे में क्या बताती है, फील्ड पर, डेली लाइफ में। अब बच्चों हम डेली लाइफ में देखते हैं संख्या क्या है ना। तो देखिए ये जो बच्चों संख्या है ना हमारी, संख्या क्या है, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो संख्या बच्चों एक सिंबल है ना, क्या है, एक सिंबल यानी प्रतीक है। संख्या एक सिंबल, एक प्रतीक है, जो किसके बारे में बताती है, जो बच्चों, जो किसी चीज की, किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताती है, मात्रा, क्वांटिटी, कितनी इसके अंदर मात्रा है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 5 किलो सेब है या 10 किलो सेब है, तो कितने सेब हैं, 10 किलो सेब है सर जी, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं बच्चों, तो मैंने कहा मान लो 10 किलो सेब है ना, 10 kg सेब है। इसका मतलब किसी वस्तु की क्वांटिटी बता रही है, उसकी मात्रा बता रही है, पहला। दूसरा क्या, सिंबल, किसी सिंबल सर जी किसी का क्रम भी हो सकता है, सीक्वेंस के बारे में बता सकती है। जैसे आपकी क्लास में मान लो फर्स्ट आया किसी का नंबर, आपकी क्लास में फर्स्ट आया, वो मेरा फर्स्ट पोजीशन आई है, मैं सबसे अच्छे नंबर लेकर आया हूं। फिर उसके बाद मेरा दोस्त है, उसकी सेकंड पोजीशन आई है, फिर सबसे लास्ट में थर्ड पोजीशन आई है। तो ये जो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कौन बता रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको, ये आपको सिंबल से पता चल रहा है, प्रतीक से, यानी संख्या आपको बता रही है, नंबर आपको बता रहा है, ठीक है। और तीसरा बच्चों गिनती, यस गिनती, संख्याएं वो सिंबल या प्रतीक हैं जो किसी वस्तु की गिनती भी बताती हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई मेरे पास 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं, है ना, 5 किताबें हैं, तो आप देख सकते हैं जो किताबें हैं ना सर जी, कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5, 5 किताबें हैं मेरे पास। तो आप संख्या समझ गए किसे कहते हैं संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या किसे कहते हैं किताब की भाषा में, तो बताना संख्या अंकों को मिलाने से बनती है। और अगर आपसे कोई देसी बच्चा पूछे, देसी आदमी, कि बताइए डेली लाइफ में संख्या किसे कहना है, तो उससे कहना है कि संख्या भाई एक प्रतीक, एक सिंबल है जो किसी वस्तु की मात्रा, क्रम और गिनती बताती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप संख्या समझ गए, संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे बच्चों संख्याओं के प्रकार, है ना।
संख्याओं के प्रकार कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं यानी नंबर्स, है ना, नंबर्स, नंबर्स के प्रकार, कितने टाइप की संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए जा जाओ। सबसे पहले क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भैया क्लास को लाइक करें, शेयर करें फटाफट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्लास चल रही है, ऐसी आपको मिलेगी नहीं, है ना। अब आ जाओ संख्या के प्रकार। अगर बच्चों हम संख्याओं के प्रकार देखेंगे तो इसको तीन बेसिकली हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में सर जी? तीन हिस्सों में। यस बच्चों, है ना। देखिए, इसको हम बच्चों तीन हिस्सों में बांटेंगे, है ना। अच्छा जी, इसको राइट होने देते हैं। ठीक है, ओके, लो जी, इसके तीन डिवाइड करेंगे बच्चों और आपको फुल नॉलेज देंगे एकदम से, है ना। तो देखिए, पहला जो उसमें टाइप बच्चों बताया गया है ना, पहले जो टाइप बताया गया वो बताया गया वास्तविक संख्याएं। क्या जी? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ओके सर जी, वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर जी रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं जी? रियल नंबर्स। ओके, दूसरा जो डिवाइड किया गया बच्चों, दूसरा डिवाइड किया गया इसको काल्पनिक संख्याओं में, है ना। किसमें सर जी? काल्पनिक संख्याओं में, है ना, काल्पनिक संख्याएं में। इंग्लिश में बोलते हैं सर जी हम इसको इमेजनरी नंबर, है ना। क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर्स। और जो तीसरा डिवाइड किया गया है, तीसरा किसमें डिवाइड किया गया सर जी? तो तीसरा बच्चों डिवाइड किया गया है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, सम्मिश्र संख्याएं यानी बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ऐसे, तो ये संख्याओं के प्रकार हैं, तीन श्रेणी में, तीन सीरीज में, तीन प्रकार के चीजों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। अब हम एक एक करके जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले बच्चों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, है ना। कि सर जी वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यस, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे। अब सर जी संख्या रेखा क्या है, ये समझ में नहीं आया। चलो अब आपको बच्चों में संख्या रेखा बताता हूं, है ना, कि सर जी संख्या रेखा क्या है। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं यहां पर, ए कहां गया, यहां लिखता हूं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें सर जी संख्या रेखा क्या है, तो ध्यान से देखना बच्चों, है ना। संख्या रेखा क्या है? इस संख्या रेखा पर ही बच्चों में सारी की सारी संख्या, वास्तविक संख्या ले आऊंगा, है ना, सारी की सारी वास्तविक संख्या ले आऊंगा। तो देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं सर जी कि बीच में हमारे पास शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां सर जी माइनस के इनफाइनाइट है, माइनस के बच्चों अनंत है, और ये गाड़ी जा रही है सर जी प्लस के इनफाइनाइट यानी प्लस के अनंत तक। ठीक है, जीरो की इधर जो नंबर पड़ते हैं संख्याएं सीधे हाथ की तरफ सर जी प्लस की होती है, जैसे प्लस का एक, है ना, फिर प्लस के दो, फिर प्लस का तीन, फिर प्लस के चार, है ना, फिर प्लस के पांच, फिर प्लस के छह, फिर प्लस के सात, फिर सर जी प्लस के आठ, और प्लस के नौ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर प्लस की होती है नंबर संख्याएं, इधर सर जी माइनस के होते हैं, जैसे माइनस का एक, है ना, फिर माइनस के दो, फिर माइनस का तीन, फिर माइनस के चार, फिर सर जी माइनस के पाँच, फिर बच्चों माइनस के सिक्स, माइनस के सेवन, माइनस के एट और माइनस के नाइन। इधर माइनस वाली है। और कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है बच्चों कि ये जो इधर वाली संख्याएं होती हैं प्लस की,
इसे बोलते सर जी हम धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं भैया? धनात्मक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक बोलते प्लस में है सर जी, ये किस में बच्चों? प्लस में है। और ये जो है -1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये सर जी माइनस में है, इसको बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं जी? ऋणात्मक पूर्णांक सर जी, ऐसे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये जो जीरो है, जीरो सर जी ना तो धनात्मक होती ना ऋणात्मक होती, जीरो जीरो होती है, शून्य शून्य होती है, ठीक है। अब एक और बात और बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस धनात्मक पूर्णांक का एक और नाम क्या है, बताओ चलो, इसको हम और किस नाम से बोलते हैं? और ये कम बच्चों को पता है, सारे बच्चों को नहीं पता, तभी टॉपर बनते हैं बेटा। टॉपर का मतलब वो है कि आपको तो नॉलेज हो लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और हो। बताओ। धनात्मक पूर्णांक को बच्चों हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर जी हम ऋणोत्तर पूर्णांक। यस, क्या बोलते हैं जी? ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक सर जी ये क्या है? ऋणोत्तर का मतलब होता है बच्चों वो सारे पूर्णांक जो धनात्मक हैं, जो नेगेटिव नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं है। ऐसे सर जी हम ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इसको बच्चों हम बोलते हैं धनेत्तर पूर्णांक। क्या बोलते हैं जी? धनेत्तर पूर्णांक बच्चों हम इसको बोलते हैं। धनेत्तर का मतलब क्या होता है? धनेत्तर का मतलब ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है, सारे के सारे ऋणात्मक है। तो सर जी धनेत्तर का मतलब क्या है? सारे के सारे नेगेटिव वाले जो प्लस नहीं है। और ऋणोत्तर का मतलब क्या है? सारे के सारे पूर्णांक जो माइनस में नहीं यानी प्लस के हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सही समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बच्चों आपको यहां क्या दिखाना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों 0 से लेकर 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? बताओ 0 से लेकर 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अगर मैं आपसे चलो ये पूछूं। यानी अगर मैं बच्चों ये वाला पार्ट, ये वाला टुकड़ा, इतना कदम इसको बांटूं तो ये कैसे बटेगा? बताओ कैसे बटेगा इसको? बांटे? चलिए सर जी बांट के दिखाइए। चलो इसको बांटते बच्चों, आ जाओ। तो देखो इसको मैं यहां बांटता हूं, ठीक है। कि सर जी हम एक और लाइन यहां खींचते हैं ऐसी वाइट में, है ना। हो जी, ऐसे बच्चों मैंने खींची लाइन, और आप देखेंगे कि सर जी हम 0 से लेकर 1 के बच्चों उसके 5 टुकड़े कर देते हैं सर जी, 5 टुकड़े, है ना। यानी सर जी यहां लिखते हैं 0, यहां लिखते हैं बच्चों 5, सॉरी 5 नहीं, 1 1 1 1 1। अब मैं बच्चों इसके 5 टुकड़े करने जा रहा हूं, और आप देखेंगे कि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। देखना आप, मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर मैं एक काम करता हूं कि यहां लिख लेता हूं बच्चों, इसको सर जी हमको 5 हिस्सों में बांटना है, तो मैं लिखूंगा क्या? 1/5, ठीक है। फिर लिखूंगा बच्चों मैं 2/5, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, दूर लिखते हैं 2/5। फिर लिखूंगा बच्चों मैं 3/5, थोड़ा दूर लिखते हैं और पास आ गया, यहाँ लिखते हैं 1/5, 2/5। इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 हिस्सों में, 1/5, 2/5, फिर सर जी 3/5, फिर बच्चों 4/5, और फिर दोबारा ये जो एक है ना, क्या है, एक सर जी हमारा 5/5 होएगा, एक हमारा 5/5 होएगा, ठीक है। ओके जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 0 से लेकर 1, ये जो सर जी खाना था, ये जो हमारा कदम था, इसको बच्चों मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया सर जी। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 5 हिस्सों में बांट दिया। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि इसमें जो ये 1/5 है,
2/5 है, 3/5 है, 4/5 है। कैसी संख्या है ये सर जी? हमारी भिन्न संख्या या फिर परिमेय संख्याएं। कैसी संख्या बच्चा? परिमेय संख्याएं। सर जी परिमेय संख्या आ गई हमारी। यानी बच्चों ये पूरा का पूरा सर जी वास्तविक संख्याएं थी। इस वास्तविक संख्या में सर जी अगर हम 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे तो ये कैसी संख्या होंगी? ये होंगी सर जी हमारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इधर नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना। कि सर जी 1 से स्टार्ट करते 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। लो जी प्राकृतिक संख्या बच्चों इसके अंदर आ गई। और आप देखेंगे और तो सर जी 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना सर जी, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी बच्चों, ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो सर जी इसके अंदर आ जाएगा पूर्ण संख्याएं आ गई भाई साहब। क्या आ गई? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सर जी इनफाइनाइट। लो जी पूर्ण संख्या भी इसके अंदर आ गई, है ना। माइनस में सर जी नेगेटिव इंटीजर है ही, ये बच्चों पूर्णांक है नेगेटिव वाले, ऐसे धनात्मक वाले पूर्णांक है, और सर जी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम शुरू में क्या दिखा रहे थे? हम स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या आ गया? इसके अंदर सर जी प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, इसके अंदर सर जी पूर्ण संख्याएं भी आ गई, इसके अंदर सर जी पूर्णांक भी आ गए, इसके अंदर सर जी परिमेय संख्याएं भी आ गई। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं होती हैं। बात क्लियर है जी? बताओ बात क्लियर है? अब ये जो कागज है, पेपर है, इसकी मदद से बच्चों मैं और आपको समझाऊंगा थोड़ा हल्का सा बस, ठीक है। चलिए जी, ओके, समझ में आ गया सर जी। अब ये जो बच्चों चार्ट आप देखेंगे, कहां गया भैया? देखो ये रहा बच्चों हमारे पास चार्ट। इस चार्ट को ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो कि सर जी पहले क्या है? पहले बच्चों यहां पर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जो सर जी 1, 2, 3 से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद बच्चों क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या सर जी नेचुरल यानी एन से दिखाएंगे, पूर्ण संख्या यानी डब्ल्यू होल नंबर से दिखाएंगे। 0 से स्टार्टिंग है, 0, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा है क्या? पूर्णांक यानी इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक इंटीजर्स, जैसे कि प्लस का 9 होता है, 0 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 5 होता है। क्या सर जी 149 है ये पूर्णांक? हाँ बच्चों बताओ। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ √49 क्या ये पूर्णांक है? 49 पूर्णांक है? तो आप कहेंगे सर जी 49 होता है 7 का। लो भैया पूर्णांक बन गया, इंटीजर बन गया बच्चों हमारा। तो ये पूर्णांक है, इंटीजर है, क्योंकि 7 का होता है। आप इसको अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ पूर्णांक के बाद है परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्या 2/3 है ना, 7/8, 3/4 अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी को मिला के बच्चों हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं, इन सभी को मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक है। और ये क्या सर जी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? चलिए अब हल्का सा बच्चों हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताओ, क्या आप तैयार हैं? हाँ सर जी तैयार हैं, हम बता दो हमको। चलो अब बताते बच्चों आपको। देखिए कहाँ गया, ये रहा। देखिए अगर बात करेंगे बच्चों हम अपरिमेय संख्याएं, है ना, अपरिमेय संख्याएं, और सर जी हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की, ठीक है, परिमेय संख्याओं की। ये तो हर कोई जानता है, ये तो हर कोई जानता है कि सर जी परिमेय संख्या जो बटे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और सर जी अपरिमेय संख्या जिसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। अब मैं आपको इससे हटके बताता हूं, हल्का सा हटके, इसको मैं आपको हटके बताता हूं। देखिए अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडर रूट के सर जी अंदर रहेंगी, बाहर बच्चों नहीं आ सकती।
रूट के अंदर तो रूट के अंदर रहेंगी, और परिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडर रूट को तोड़कर बाहर निकल कर आ जाती है ना, बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा √7, तो सर जी ये जो √7 है ना, ये बाहर नहीं आ सकता बच्चों, ये बाहर नहीं आ सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और जैसे मैंने यहां पर कहा भैया अंडर रूट कुछ भी कहा, मान लो मैंने कहा 36, तो सिर्फ 36 होता है 6 का, बाहर निकल कर आ गया। तो समझ गए, परिमेय संख्या अंडर रूट तोड़ के बाहर आ जाती है, अपरिमेय अंडर रूट तोड़ के बाहर नहीं आती। और क्लास को फटाफट लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। ओके चलिए, और दूसरी बात ये है, एक तो ये बात होगी सर जी, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये है कि अपरिमेय संख्या जो होती हैं उसके अंश और हर में से कोई इंटीजर नहीं होता, एक कोई पूर्णांक नहीं होता। और जबकि परिमेय संख्याओं में जो होता है अंश और हर दोनों के दोनों सर जी इंटीजर होते हैं, दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों ये है कि पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7। अब इसको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे सर जी कि पाई बच्चों हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक, और 22/7 क्या सर जी? परिमेय संख्या है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि सर जी पाई हमारे इंटीजर नहीं है, ये बच्चों इंटीजर नहीं है, वही सर जी हमारे इंटीजर दोनों हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, है ना, अब आगे चलते हैं। ये हमने इसमें देख लिया, है ना। आ जाओ, देखिए सर जी हम जान गए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब चलते बच्चों हम काल्पनिक संख्याओं के ऊपर, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, हम इसको देख लें थोड़ा सा नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए। अरे सर जी बता दिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, मजा आएगा, ज्ञान बढ़ेगा, है ज्ञान के लिए आप तैयार रहना हमेशा, है ना। चलिए जी आ जाओ। तो देखिए बच्चों, काल्पनिक संख्याएं वो होती है बच्चों जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, है ना, जिनको सर जी हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, नहीं प्रदर्शित कर सकते, नहीं दर्शा सकते। ठीक है, ऐसे। अब सर जी एग्जाम्पल दो, समझ में नहीं आया, किस किस के समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा आपके, उदाहरण दो सर जी, एग्जाम्पल। चलो भैया एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, है ना, मैंने कहा बच्चों आपसे कि भाई √-25, है ना, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, √-25। बताओ चलो ये कैसी संख्या है? सर जी माइनस भी है और सर जी अंडर रूट भी है। बच्चों ऐसी कोई दो संख्या नहीं हो सकती माइनस में जिनकी गुणा करने पर माइनस का आवे, ऐसी कोई दो संख्या नहीं हो सकती। सुनो दोबारा, दो माइनस की संख्या ऐसी नहीं हो सकती जिनकी गुणा करने पर माइनस के 25 आवे, नहीं आ सकता। तो आप याद कर लो कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं माइनस में हो और अंडर रूट में हो। अभी मैं इसको हल्का सा खोल के दिखाऊं इसे क्या? तो इसको खोल के दिखाओ, मजा नहीं आया, चलो इसको खोल के दिखाते हैं। देखो जैसे √-25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकते हैं सर जी हम 25 गुणा -1, ऐसे बच्चों में लिख सकता हूं तोड़ के। सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, √25 को मैंने अलग कर दिया, फिर गुणा √-1 को मैंने बच्चों अलग कर दिया, कोई दिक्कत है? फिर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों 25 को जो है 25 गुणा -1 कर दिया, 25 को अलग लिख दिया अंडर रूट में और माइनस के अंडर रूट को 1 में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्की सी आप बच्चों एक बात याद रखेंगे, देखिए एक बात आप याद रखेंगे बच्चों हल्की सी, ये जो काल्पनिक संख्याएं होती है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई √1 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर जी √1 1 का होता है। √1 किसका होता है? सिर्फ √1 1 का होता है, ठीक है।
वहीं बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अंडर रूट माइनस के वन किसका होगा, तब आप बता नहीं पाएंगे अंडर रूट माइनस का वन किसका होगा। बता दोगे या? हाँ, ये बच्चों किसी का नहीं होता। इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई पढ़ते हैं इसको। आई का मतलब क्या सर जी? आई का मतलब होता है बच्चों आयोटा। क्या होता है? आयोटा। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आयोटा। आयोटा। ये आप आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू बच्चों आई होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मैं अगर होल स्क्वायर कर दूं, है, अगर सर जी हम अंडर रूट वन का होल स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, और यहां भी सर जी हम आई का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो आप देखेंगे दो से अंडर रूट कट गया सर जी, माइनस वन की वैल्यू आ गई बच्चों आई स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू आ गई। वैसे 10th क्लास में नहीं है ये दोनों दोनों 10वीं क्लास में नहीं है, पर नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको, है ना? ठीक है, तो सर जी आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस के वन है और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन है। अब हम थोड़ी देर में क्या करते हैं बच्चों, हम इतना याद रखते हैं इसको, है ना? हम सर जी इसको इतना याद रखते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर जी आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस के वन। आई की वैल्यू बच्चों अंडर रूट माइनस के वन होती है। ठीक है जी, अब आप आ जाओ इस पर। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, देखो मैंने इसको ऐसे तोड़ा। अच्छा 25 किसका होता है? सिर्फ 25 होता है पांच का। पांच का सिर्फ 5 × 25 होता है। ठीक है, और इस अंडर रूट वन को क्या लिख सकते हैं? इसको सर जी हम लिख सकते हैं आई, 5i। तो ऐसे बच्चों हम देखेंगे कि सर जी ये जो हमारे पास अंडर रूट माइनस के 25 है, अगर हम इसको खोलेंगे, अगर हम यहां से बच्चों रूट भगाएंगे, वैसे तो रूट नहीं भग सकता, वर्गमूल का चिन्ह नहीं भग सकता, लेकिन अगर आपको वर्गमूल का चिन्ह गायब करना है तो बच्चों आई में आएगा इसका आंसर 5i, 5i बोलेंगे। तो आप याद कर लो कि भैया माइनस में हो और अंडर रूट में हो तो वो संख्या सर जी हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और दे देते हैं फिर अब आगे चलते हैं। जैसे माइनस के अंडर 25 हो गया सर जी हमारा, है ना? फिर बच्चों माइनस के अंडर रूट 17 हो गया, ये सर जी हमारी काल्पनिक संख्या है। फिर सर जी अंडर रूट माइनस के 49 हो गया, ये हमारी काल्पनिक संख्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, चलिए, तो सर जी हम वास्तविक संख्या समझ गए हैं, काल्पनिक संख्याएं भी समझ गए हैं। अब देखते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर जी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों पहले से कॉम्प्लेक्स है ना? तो सम्मिश्र संख्याएं वो होती हैं जिनको सर जी हम वास्तविक संख्याओं में, है ना, फिर प्लस हम इसको जो बच्चों काल्पनिक संख्याओं में, है ना, काल्पनिक संख्याओं में, दोनों में अगर हम इसको बांटें तो इसमें दोनों पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या, दोनों को मिलाकर बच्चों क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई, मैं आपसे कहूं बच्चों कि 3 प्लस का, है ना, 3 प्लस का 7i, तो आप देख सकते हैं 3 तो सर जी हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जबकि सर जी जैसे ही आई आगा, जैसे आई दिख गया बच्चों हमारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो इन दोनों को मिलाने पर सर जी क्या बन गई? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बन गई। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर जी हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में बच्चों, हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, ये बच्चों हमारे सिलेबस में, काल्पनिक संख्याएं नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये केवल बच्चों नॉलेज के लिए था, ज्ञान के लिए था, क्योंकि हमको ज्ञान भी तो होना चाहिए। ये थोड़ी कि सर जी जो हमारी किताब में सिलेबस में बस हम वही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। टॉपर्स वही होता है, तभी 100/100 नंबर आते हैं। आपके जो हाथ पैर है ना वो पूरे फील्ड में फैलने चाहिए, ये नहीं कि आप बस अपने कमरे में सिमट के रह जाओ, अपने एरिया में सिमट के रह जाओ, है ना? अब आगे चलें, अब क्वेश्चंस देख लें कि बोर्ड एग्जाम में सर जी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आ जाइए, तो देखिए ये हमने देखा
तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, कहता है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी परिमेय है। हाँ जी, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे सीख गए हैं, कितने बच्चों का बेस क्लियर हो गया, मजबूत हो गया है, जल्दी से। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडोट को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, और से साथ में इंटीजर यानी पूर्णांक भी होनी चाहिए। पाई सर जी हमारी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इंटीजर नहीं है। सर जी अंडोट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे, 16 होता है 4 का, 4 जो 16, 25 होता है भैया 5 का। लो जी 4/5 सर जी हम लिख सकते हैं, यानी अंडोट तोड़कर बाहर आ गया। इसका मतलब बच्चों ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। आप आगे देखेंगे 3 सर जी बाहर नहीं आ सकता, 2 बाहर नहीं आ सकता, ये हट गया, ये हमारी परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताओ बताओ फटाफट, कौन सी अपरिमेय संख्या इसके अंदर। जल्दी से कमेंट करो भैया, 10th के टॉपर हो ना, यूपी टॉपर हो, बनोगे टॉपर है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो अंडोट में ही रहती है, 16 से 4 का होता है ना, तो ये बच्चों नहीं है। 25 सर जी 5 का होता है, ये भी सर जी नहीं है। अंडों से 3 का होता है, ये भी नहीं है। लेकिन ये जो 7 है ना सर जी, ये बाहर नहीं आ सकता बच्चों, अंडोड में रहेगा सर जी, हमेशा वर्गमूल में रहेगा, यानी यही हमारी अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों हमारे पास, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 12,25 सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अब ये सह अभाज्य संख्या का युग्म क्या होता है सर जी, क्या जोड़ा होता है, चलो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम हेले हल, है ना, हेले हल। देखिए हमें जो बच्चों संख्या दे रखी है, दे रखी सर जी 12, तो 12 के हम बारह के हम फैक्टर कर लेंगे कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। फिर 2 की घात 2 लिखेंगे, गुणा 3 लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3। फिर बच्चों हमारे पास 25 25, सिर्फ 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, है ना, यानी बच्चों आएगा 5 का स्क्वायर, 5 पूरे 25, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछूं इसमें कि भैया यहां में से क्या है, में से बच्चों HCF कितना है 12,25 का, तो आप कितना बताओगे, चलो बताओ कितना निकल कर आएगा। तो सर जी बहुत आसान है सर जी, हमको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, उभनिष्ठ क्या है। सर जी कॉमन तो कुछ दिख ना रहा, मगर बच्चों एक छुपा रहता है। यस, एक तो कॉमन है, उभनिष्ठ कॉमन है। उभनिष्ठ गुणनखंड क्या है सर जी, यहां पर उभनिष्ठ गुणनखंड है एक, तो बच्चों एक है। अब आप देखेंगे, आप लिखेंगे बच्चों यहां पर कि चूंकि यहां, है ना, यहां 12,25 का में से यानी HCF 1 है, इसलिए दिया गया युग्म सहभाज्य संख्या को युग्म है ना, सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, ऐसे लिख देंगे बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF में से एक हो, वो सर जी हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मैंने आपसे कह दिया कि भाई जैसे 2 है, 5 है, ये सभी सहभाज्य संख्याओं के युग्म है। मैंने आपसे कह दिया कि भाई 9 और 11 है, ये सर जी हमारी सहभाज्य संख्याओं के युग्म है। मैंने आपसे कहा बच्चों 12,14, बताओ क्या ये हमारा सहभाज्य संख्या का युग्म है, राइट और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। तो आप ध्यान से देखेंगे सर जी 12 और 14 सर जी ये 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 के टेबल से कट रहे हैं सर जी, 1 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, 1 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। तो सर जी दोनों के दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे, 1 के पहाड़े से भी, जबकि 2 के पहाड़े से नहीं कटने चाहिए थे, केवल 1 के पहाड़े से कटने चाहिए थे। तो बच्चों ये सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं हो सकता, केवल 1 के पहाड़े में कटने चाहिए। हाँ,
फिर है 9,11, ये सर जी 1 के पहाड़े से कटते हैं, तो बच्चों यस ये सहभाज्य संख्या के युग्म है। 2,5 ये दोनों के दोनों सर जी 1 के पहाड़े से कटते हैं, केवल 1 के पहाड़े से, तो बच्चों ये हमारी सहभाज्य संख्या के युग्म है। ठीक है, समझ में आ गया, केवल 1 के पहाड़े से कटने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब बच्चों हमारे पास क्या है, कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताओ फटाफट कौन सी अभाज्य संख्या है। हाँ जी, हम आगे चलेंगे। अभाज्य और भाज्य संख्या आप जानते हैं ना। हाँ जी, अभाज्य और भाज्य संख्या आप जानते हैं ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो जल्दी से बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो चलो देख लें इसके बारे में। हाँ जी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में देख लें। हाँ सर जी दिखा दो। चलो बच्चों देखो, अगर हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, है ना, अभाज्य संख्याओं की सर जी अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है। पहली बात बच्चों, हमारी जो अभाज्य संख्या होती है ना, उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उसके सर जी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, और ये बच्चों एक से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं, है ना, एक से कटती है अपने आप से कटती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं आपसे भी सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चों सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी बच्चों हमारी 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सर जी ये 1 से भी कटती है और सर जी अपने आप से भी कट रही है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर 2 के बाद 3 है, फिर 5 है। ठीक है, वहीं बच्चों अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, है ना, कि सर जी भाज्य संख्या के बारे में तो बताओ। भाज्य संख्याएं, तो बच्चों भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, है ना, जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और साथ में बच्चों ये संख्याएं 1 से कटती हैं, स्वयं अपने आप से कटती हैं, और अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। यस, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, हाँ जी, तो सही सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होगी ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो होगी सर जी 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। पता क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर जी 4 हमारा 1 से कट रहा है ना, सी 4 2 से कट रहा है, तो सी 4 अपने आप से भी कट रहा है, तो इसके बच्चों 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अब आ जाते हैं सवाल पर, अब सर जी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा ना भाज्य संख्या कौन सी है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अगर हम सर जी 29 को देखेंगे तो 29 बच्चों हमारी 1 से कट रही है, और सर जी अपने आप से कट रही है, तो हमसे कट रही है। इसका मतलब बच्चों ये हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। वही सर जी अगर हम 25 को चेक करें, 25 को फिर कैसे चेक करेंगे, तो देखो 25 बच्चों 1 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है सर जी, 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसके बच्चों 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो सर जी हमारी अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। और आगे चेक करेंगे, 16 हमारा 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, ये सर जी भाज्य संख्या है। 15 देखेंगे सर जी 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, सर जी अपने आप से कट रहा है, तो ये बच्चों भाज्य संख्या है। और हमसे कह रहा था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपको बतानी थी, तो आप सीख गए। अब आगे चलते हैं, है ना। अब सर जी आगे बताओ। चलिए लो भैया, पेपर में आया क्वेश्चन ही रहा बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे लिसा कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं साइड में हट जाता हूं, साइड बच्चों में हट गया।
अरे सर जी इतना आसान क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर जी 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या सी 4 होती है, इन दोनों की गुणा करा 2 चौक 8। लो जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारा जो बैच है बच्चों के लिए है ना, आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए हम स्पेशल बैच लाए हैं एकदम शुरुआत से, टॉपर्स 2027 बैच रिलॉन्च, ठीक है। और ये बैच बच्चों आपको 999 का है, मगर आप कूपन कोड टॉप 10 डायल करते हैं, मतलब ये लिखते हैं, ये टाइप करते हैं, तो आपको बच्चों 999 हटके आपको ये पड़ेगा 899 का, इतने का आपको पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अंकित भाटी सर हमारे सबका ध्यान रखते हैं, गरीब से गरीब बच्चों को भी ध्यान रखते हैं। आप ये सोचो कि एक बार फीस जाएगी, है ना, एक बार फीस आपकी जाएगी, ठीक है, पूरे साल बच्चों पढ़ो, पूरे साल पढ़ो एक बार फीस में, और सारे सब्जेक्ट पढ़ो लगभग, है ना, लगभग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, एक बार फीस जाएगी, सोचो, है ना। तो ये बच्चों इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स है, डाउट ग्रुप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 जुलाई और एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 1 जुलाई से, क्लास स्टार्ट 4 जुलाई से, ठीक है। और ये देख सकते हैं बच्चों ये टाइम टेबल है, इसको आप दिमाग में भर लो टाइम टेबल को, है ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप बैच खरीदो, हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे, आप पहले डेमो देखो, डेमो अगर आपको अच्छा लग रहा तो खरीदो, मत खरीदो वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम पढ़ाते तो आ रहेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। ये टाइम टेबल है, तो भैया इंग्लिश का राज भाटी सर पढ़ाएंगे 2 बजे मंडे टू फ्राइडे, फिर बायोलॉजी क्वीन गौरांगी मैम पढ़ाएंगी वेडनेसडे फ्राइडे 3 बजे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बंटी सर है 4 बजे मंडे टू फ्राइडे, फिर बच्चों मैम आ जाऊंगा मैथ लेकर 5 बजे शाम को मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। फिर हिंदी डीपी सर 6 बजे, एसएसटी 8 बजे, है ना ये। और देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट बच्चों 1 जुलाई से, क्लासेस आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी ये जो डेमो है ना, ये डेमो सारे के सारे डेमो बच्चों एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, उसके बाद यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगी, केवल उसको क्लास देखेगी जो बैच लेगा, है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए अब बच्चों हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, है जी, अगला टॉपिक क्या है, देखिए लर्निंग। ओहो ये कहां से आ गया, हटाओ उसे। अगला टॉपिक बच्चों हमारा आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि बच्चों में इसको बोलते हैं। देखिए क्या विधि, क्या क्या है ये सर जी, क्या बला है। एक्चुअली बच्चों अगर आप किसी भाज्य संख्या को, है ना, किसी भाज्य संख्या को या फिर मिश्रित संख्या को उसके अभाज्य, है ना, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दो, संख्याओं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दो, तो वो सर जी हमारी भाज्य संख्या कहलाती है या फिर मिश्रित संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपसे मैंने कहा कि भाई 36 है, 36 है, 36 सर जी हमारी भाज्य संख्या है, क्या बच्चों ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा, 36 को तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा 2, है ना, फिर 2, फिर 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 दूनी 4 3 12 36, यानी सर जी हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, बच्चों हम लिख सकते हैं बिल्कुल इसको ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि सर जी यहां जो हमारी 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, क्या है ये सर जी हमारी अभाज्य संख्या है, यस ये बच्चों हमारी अभाज्य संख्या है। और जबकि यहां जो 36 है सर जी हमारा क्या है, ये बच्चों भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 36 सर जी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 9 से कट, देखो इतने सारे फैक्टर इसके, इतने सारे गुणनखंड है ना। तो बच्चों वही है कि अगर हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं तो वो सर जी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है, ये आपको पता होगा। अब इसमें देखो एक और बात है, नोट करके आप क्या लिखेंगे बच्चों, है ना, देखिए नोट करके आप क्या लिखेंगे,
नोट करके आप ये लिखेंगे कि सर जी इसमें जो गुणनखंड प्रक्रिया होती है ना, क्या होती है जी, इसमें जो बच्चों गुणनखंडन कह लो या फिर गुणनखंड प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया बिना क्रम लिए, है ना, बिना क्रम के, बिना क्रम लिए अद्वितीय होती है। क्या होती है जी? अद्वितीय, यानी बच्चों यूनिक होती है। कोई क्रम यहां मायने नहीं रखता। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि सर जी गुणनखंड प्रक्रिया बिना क्रम लिए या फिर बिना क्रम के भी कह सकते हैं ना, बिना क्रम के अद्वितीय होती है। ये क्या बोला है? देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने आपसे कहा बच्चों कि 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, मान लो कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई भाज्य संख्या है, उसके सर जी हमने गुणनखंड फैक्टर कर दिए, टुकड़े कर दिए हमने, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब इसको बच्चों हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 3। इसको सर जी हम ये भी लिख सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा बच्चों 11, है ना, गुणा 5। इसको सर जी हम ऐसे लिख सकते हैं गुण 11 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3। यानी बच्चों यहां पर जो है सर जी कोई क्रम मायने नहीं रखता, कोई से भी संख्या कैसे भी लिख सकते हैं, बस मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, गुणनफल के रूप में होनी चाहिए। पहले सर जी 3 था, 3 से स्टार्टिंग करी, फिर सर जी हमने 5 से स्टार्टिंग करी, फिर सर जी हमने 7 से स्टार्टिंग करी, फिर बच्चों हमने 11 से स्टार्टिंग करी। यानी कोई क्रम मायने नहीं रखता। पहले 3 भी आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, या पहले 5 आ सकता है फिर 7 आ सकता है, पहले 7 आ सकता है फिर 3 आ सकता है, पहले 11 आ सकता है फिर 7। यानी कोई भी अंक, कैसे भी नंबर, संख्या कैसे भी आ सकती है। तो यहां बच्चों कोई क्रम मायने नहीं रख रहा, इसलिए सर जी हमारी कैसी है बच्चों प्रक्रिया? ये सर जी अद्वितीय प्रक्रिया है, यूनिक एकदम। कैसे भी कर दो, आगे पीछे घुमा दो, कोई दिक्कत ना है। तो समझ में आया आपके? जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये चश्मा है और ये रिमोट है। ये मान लो ऐसे रखे हुए हैं, मैंने ऐसे पकड़ ला के हाथ में। अब मैं इसको बच्चों ऐसे कर दूं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चलो जी, मोबाइल मैंने यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया, ऐसे ऐसे चेंज कर लो, या फिर आप इसको ऐसे चेंज कर लो। चश्मा मैंने यहाँ रख दिया, इसको ऐसे ले लिया, या फिर बच्चों आप इसको ऐसे चेंज कर लो। कैसे भी बदल लो, क्रम मायने नहीं रखता, सीक्वेंस मायने नहीं रखता। और ये बच्चों तरीका कैसा है? ये तरीका सर जी यूनिक है, एकदम अद्वितीय है, इसके जैसा नहीं है कोई भी, है ना। कितने टाइम तक क्लास चलेंगी, कितने टाइम तक क्लास चलेंगी? अरे आपने देखा नहीं टाइम टेबल क्या? अभी तो मैंने बताया था यार, ये रहा देखो। इस टाइम टेबल को दिमाग में भर लो। 2 बजे से इंग्लिश की स्टार्ट होगी क्लास और रात के 8 बजे तक आप देख सकते हैं। इसको दिमाग में रख लो, इसको टाइम टेबल को, ठीक है। चलिए अब बच्चों सवाल देख लें इसके ऊपर। किसी सवाल कैसा आया हुआ है भाई? सूत्रम सीख गए कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन भी तो हमको लगाना आना चाहिए। चलिए भाई सब क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने कि कहता है संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। ओके जी, ये लिखेंगे सबसे पहले सर जी हल। हाँ जी, अगर आपको 1470 के, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या तभी लिखवा रहा है। इसके फैक्टर करने तो कैसे करेंगे, गुणनखंड है। आप एक काम करो बच्चों, साइड में कर लो 1470 के गुणनखंड, है ना। आ जाओ, इसे 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 हुई 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा सर जी, नहीं 3 से नहीं कट सकता, 2 4 6 5, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 निम 45, फिर 7 से कटेगा, 7 से 49, फिर कटेगा 7 एकम 7। तो आप देख सकते हैं बच्चों में इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सर जी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का सर जी स्क्वायर। बच्चों ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर आपको आंसर चेक करना तो कर लो,
दो तिया 6 पंजे 30, 30 गुणा 7 से 49, गुणा करेंगे 0 2 27, 2 14 70 आ गया। तो हमने बच्चों क्या किया, हमने सर जी इस भाज्य संख्या को इसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपके सामने कहता है 400 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। लो भैया, और 2023 के सर जी बोर्ड पेपर में आया क्वेश्चन है ना, बोर्ड पेपर में बच्चों आया क्वेश्चन है, और सारे बच्चों को कम से कम 500 कमेंट्स करनी है ना। जैसे क्लास खत्म होगी भैया 500 कमेंट्स मेरे को चाहिए। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको क्लास कैसी लगी। सारे बच्चे अपना रिव्यू देंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि सर जी मजा आ गया या फिर कैसी क्लास लगी, अच्छी नहीं लगी, है ना। आप बताना। ओके, 500 कमेंट्स है ना। चलिए, तो आप कहेंगे सही 400 का अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, ऐसे कर लेंगे सर जी, है ना। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 0, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, फिर से 2 से काटेंगे 25 दूनी 50, फिर 5 से काटेंगे 5 फिर 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो आप देख सकते हैं कि सर जी यहाँ पर क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 से 2 की घात 4 गुणा 5 कितनी बार है भैया, 5 है 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल की भाषा पकड़ो। सवाल कह रहा है बच्चों हमसे कि अभाज्य गुणनखंडों, सर जी अभाज्य गुणनखंड तो हो गए, इनकी घातों का योग। यस बच्चों, इनकी जो पावर है, इसकी पावर सर जी इस अभाज्य गुणनखंड की पावर 4 है, इस अभाज्य गुणनखंड की पावर 2 है, तो उसे घात का योगफल पूछा तो 4 और 2 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, सवाल घुमा के भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं ना। लो भैया, अब जो बच्चों हमारी अगली हेडिंग आई है, हा? अगली जो हेडिंग आई है क्या आई है, वो आई है बच्चों, इसको पहले यहां से हटा दे। देखिए दिमाग, पृथ्वी घूम रही है। ओहो भाई साहब, पृथ्वी ऐसे बच्चों माइंड घुमाना आपको मैथ्स के अंदर, तभी मजा आएगा, है ना, गणित के अंदर। चलिए जी, इसको यहां से हटाते सबसे पहले। आ जाओ। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से तथा लय से ज्ञात करना। अब सर जी क्या चक्कर इसका, तो देखिए बच्चों, पहला है मैं से यानी HCF। ठीक है, HCF। फिर है बच्चों हमारा लय से, है ना, सर जी LCM। मैं से और लय से, अब ये क्या है सर जी, वैसे तो मैं से लय से हम जानते हैं, HCF लय से LCM कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, में से होती है। ले से क्या होता है, बस वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जावे, ये तो हमको पता मोटा मोटा। लेकिन सर जी यहाँ नाम क्या है बच्चों, यहाँ नाम जुड़ गया है किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि का नाम जुड़ गया अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से हम देख रहे हैं ना, तो देखिए बच्चों, में से वो होता है कि आपको क्या करना है, आपको बच्चों सबसे छोटी घात वाला कॉमन देखना है ना, सबसे छोटी घात वाला उभनिष्ठ यानी कॉमन बच्चों आपको देखना है, बस सबसे छोटी घात वाला। और जबकि लय से क्या होता है, लय से होता है बच्चों सबसे बड़ी घात वाला, है ना, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाला उभनिष्ठ, है ना, उभनिष्ठ। फिर प्लस बच्चों बचा हुआ शेष, जो बचा हुआ रह गया ना अंक, जो बचा हुआ संख्या रह गई उसका गुणनफल। ठीक है, में से HCF क्या होता है, सबसे छोटी घात वाला उभनिष्ठ, कॉमन देखते हैं सबसे छोटी घात वाला। लय से क्या होता है, सबसे बड़ी घात वाला कॉमन, फिर बचा कुचा भी ले लेते हैं सर जी इसके अंदर। ठीक है, अब सवाल देख लें, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आज लो भैया, ये बच्चों क्वेश्चन में निकाल के लाया हूं बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, कहता है संख्याओं 92
और 510 का लैसे ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये सवाल बच्चों बोर्ड पेपर 2024 में देखो आया हुआ है, बोर्ड में 2024 में आया हुआ है। तो हम आपको केवल सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाते, इसके साथ साथ बच्चों हम आपको PYQ भी देते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलो देख लें क्वेश्चन को। चलिए सर जी देख लेते हैं। तो यहां बच्चों सबसे पहले 92 इसके सर जी गुणनखंड करेंगे। फिर बच्चों 510 फिर सर जी इसके गुणनखंड करेंगे। तो इनके फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सर जी हम क्या कर लेते हैं, साइड में बच्चों हम लेते हैं एलसीएम 92। तो 92 का सर जी हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्की 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 23 एकम 23। लो जी इसके तो हो गए, बड़े आराम से हैं, बड़े आराम से हो गए सर जी इसके। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी सर जी 2 दो बार है तो भैया 2 की घात 2 लिख दो, गुणा 23 ये रहा सर जी हमारे पास। 92 के हमने कर दिए। क्लास लाइक करना भाई साहब, कमेंट करना है जिसको क्लास बढ़िया लग रही है ना। हाँ जी लाइक ठोक दो फटाफट है। चलिए जी अब देखते हैं सर जी 510। तो 510 के फैक्टर क्या होंगे, साइड में कर लेते हैं भैया। 510 तो 2 से कटेगा सर जी है ना, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, इसे 5 से काट देते हैं, 5 फिर 25, 5 एकम 5। अब से 7 से कटेगा, 13 सत्ते नहीं, आप 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो उसके गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, उसके हो गए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, यही हो रहे हैं ना, 2 5 2 5 3 7 17। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना। ओके, अब आपसे बच्चों से पूछा गया लैसे क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो लैसे होता है सबसे बड़ी घात वाला लो। पहले सबसे पहले सर जी यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ सर जी 2 की घात 1 है, तो लेंगे सबसे बड़ी घात 2 की घात 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन ना सर जी, और कुछ कॉमन ना है। अब बच्चों जो बचा कुचा है वो लिख दो, बचा कुचा है ना। यहां क्या रह गया, यहां सर जी 23 बचा तो लिख देंगे बच्चों 23, फिर गुणा, यहां क्या रह गया सर जी, यहां 5 रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 17 रहेगा, 17 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ आंसर क्या आएगा। और मल्टीप्लाई बच्चों ट्रिक से करनी है आपको, आप टॉपर हो। आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 2 4 होगा सर जी, गुणा 23 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। चलो मैं गुणा करने का तरीका बता दूं कि सर जी मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता दो आप, मजा आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए वहां से गुणा करो बच्चों जहां से जीरो बैठ रही है, जहां से जीरो बैठ रही है। तो आप देखेंगे अगर मैं 4 की गुणा 5 में कर लेता हूं, हाँ जी 4 पंजे 20 होते हैं सर जी, ठीक है भैया। तो 4 पंजे बच्चों 20 हो गए, गुणा 23 सर जी ऐसे दिखाया हम दो है ना, फिर गुणा, यहां देखेंगे 17 तिया सर जी क्या मन हो गए 51 हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे बच्चों यहां पर कि अगर हम 23 की गुणा करते हैं 20 में तो 23 दूनी 46, जीरो सर जी पहले से आ गई, गुणा बच्चों 51 ही रहा सर जी। अब आपको 46 की गुणा 51 में करनी है, क्योंकि जीरो तो सर जी हम बाद में लगा देंगे। हाँ जी, अगर हम बच्चों 46 की गुणा करते हैं 46 की गुणा करते हैं 51 में कितना आएगा, 46 सर जी हो गए, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 3 23, 6 4 3 2 है ना। अच्छा इसका ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन हटाओ यहां से, ऑप्शन हटाओ, ऑप्शन में ना बच्चों इसके ऑप्शन नहीं है, और इसके ऑप्शन में ना गलत मतलब गलती से टाइप हो गए हैं, इसके ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन वाला सवाल है, अति लघु वाला सवाल है, ठीक है। चलिए तो कितना बैठेगा जी, ये बैठेंगे सही 23 46 तो ये रहे, और जीरो सर जी पीछे थी हमने लगा दी बच्चों जीरो, तो ये होगा सर जी हमारा आंसर। ये हमारे बच्चों एलसीएम आ गया।
23,460 ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आया आपके? बात क्लियर है? चलिए, अगर मैं इसमें आपसे ये पूछ लूं कि बताओ बच्चों, इसमें जो है HCF कितना निकल कर आएगा, में से कितना निकल कर आएगा, क्या आप बता सकते हैं? HCF कितना होगा, में से कितना होगा, बताओ चलो। HCF सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई साहब फटाफट। दो दो दो, अरे क्या बात है भाई साहब, दो दो दो, लपक के लो लपक के लो लपक के लो, बहुत बढ़िया। अरे सर जी इतना आसान। में से क्या होता है बच्चों, में से होता है हमारा छोटी घात वाला कॉमन। तो सर जी इसमें छोटी घात वाला कौन सा है, देखो पहले देखो कॉमन, यहां पर 2 है सर जी, यहां भी 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात सर जी 1 है, तो हम लेंगे बच्चों यहां पर छोटी घात, यानी 2 की घात 1 मतलब 2। लो जी, तो उसका में से आ जाएगा, HCF आ जाएगा, वेरी सिंपल, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलें क्या, ये शायरी बोलते हैं, बताओ क्या कहते हो, लबक कह लो। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा बच्चों। तो एक शायरी बोलते हैं आपके लिए, क्या बहुत देर हो गई है, तो एक शायरी बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि भाई आ, बुलबुल के पैरों में कई बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, और जिसे आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, और जिसे आदत पड़ जाती है झुककर चलने की, जिंदगी में उसके सर पर कभी ताज नहीं होते, जिंदगी में उनके सर पर कभी ताज नहीं होते। तो बेटा अगर ताज लाना है सर पर तो जलना पड़ेगा सूरज की तरह, जैसे सूरज जलता है ना, ऐसे अगर आपको चमकना है, टॉपर बनना है, 100/100 नंबर लाने हैं आपको मैथ्स में, तो ऐसे बच्चों आपको काम करना पड़ेगा। ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो बच्चों वो जो एक दिन है ना, वो एक दिन जब आपके 100/100 नंबर आएंगे मैथ्स के अंदर, तो वो एक दिन बाकी के दिनों पर बच्चों भारी पड़ जाएगा, आप देखना वो एक दिन बाकी के दिनों पर भारी पड़ जाएगा, है ना। चलो सवाल देख लेते हैं, कहता है क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है क्या, कारण दीजिए। बहुत टॉप का सवाल है, इस सवाल को बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा, एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। चलिए सर जी समझाइए, देखिए बच्चों, जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने आपसे कहा बच्चों कि 12 कहा मैंने आपसे 12, ठीक है, 12 12 के फैक्टर करो, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 दूनी 4 तिया 12। उनकी बात तो ठीक है यार, एकदम सटीक बात है, 2 की घात 2 होगा सर जी, गुणा 3 होगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 18, 18 के फैक्टर करो, तो आप करेंगे 2 तिया 6 तिया 18, ये बात ठीक है। 2 गुणा फिर 3 की पावर आएगी 2 यहां पर, बिल्कुल आएगी। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों यहां से एलसीएम कितना आएगा, हाँ जी, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों HCF कितना आएगा और एलसीएम कितना आएगा, तो बहुत आसान है। HCF क्या होता है सर जी, सबसे छोटी घात वाला, 2 की घात 2 है बच्चों, 2 की घात 1 है, तो सिर्फ 2 की घात 1 आएगा, गुणा 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 से 3 की घात 1 छोटा आएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा HCF। वही मैं आपसे एलसीएम पूछूंगा, तो सर जी एलसीएम होता है बड़ी घात वाला इनमें कॉमन, तो 2 की घात 2 यहाँ पर, 2 की घात 1 है, सिर्फ 2 की घात 2 गुणा 3 की घात से 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तो 9, 4 नीम 36 बच्चों, उसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, सुनना ध्यान से बच्चों। अब यहाँ बात ये हो रही है कि सर जी हमको ये पता करना है, सवाल कह रहा था ना, देखो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और एलसीएम 380 हो सकता है क्या। तो यहां बच्चों आप नोट करके एक बात लिखेंगे, नोट करके बच्चों आप यहां बात एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना बच्चों आप, कि जो ये हमारा HCF होता है ना बच्चों, HCF ये हमेशा
हमेशा बच्चों एलसीएम का गुणनखंड होता है। HCF हमेशा क्या होता है, इसी गुणनखंड होता है हमेशा, है ना। HCF हमेशा गुणनखंड होता है किसका, एलसीएम का, हमेशा गुणनखंड होगा, है ना। यानी सर जी ये जो मैसे होता है बच्चों, हमारा मैस है, ये सर जी हमेशा एलसीएम का यानी लैसे का गुणनखंड होता है। सर जी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अर्थात बच्चों सुन लो भैया, अर्थात एलसीएम में जब आप भाग दोगे HCF से तो शेषफल 0 आता है बच्चों। शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यस, शून्य आना चाहिए। समझाऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा, सुन लो ध्यान से समझाऊंगा। दो बातें हैं, HCF हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है, अर्थात जब आप एलसीएम में HCF से भाग देंगे तो शेषफल 0 आनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल एक मदद से समझाता हूं। देखिए यहां जो बच्चों मैंने उदाहरण लिया कि सर जी यहां पर HCF आया 6 और सर जी एलसीएम यहां कितना आया, एलसीएम आया बच्चों यहां पर 36। अगर हम पहली बात अप्लाई करेंगे ये वाली बात कि HCF एलसीएम का हमेशा गुणनखंड होता है क्या, तो आप यहां देखो बच्चों, ये जो 36 है ना, 36 को लिख सकते हैं सर जी हम 6 गुना 6, 6 छंग 36, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। 36 में से 6 छुपा हुआ है, इसका मतलब बच्चों ये जो 6 है ना, 6 से 36 का क्या है, गुणनखंड है। और 6 सर जी मान लेते हैं हम HCF है, और 36 बच्चों हमारा एलसीएम पहले से ही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि सर जी ये जो 6 है ना, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। 6 बच्चों 36 का गुणनखंड है, 6 36 का गुणनखंड है, यानी सर जी HCF एलसीएम का गुणनखंड होता है, पहली बात, है ना। देखो क्या बात बच्चों है कि HCF में से हमेशा एलसीएम गुणनखंड होता है, हाँ सर जी हमेशा गुणनखंड होता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों यहां पर यह है कि जब आप एलसीएम में HCF से भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब इसको देख लो, अगर बच्चों में एलसीएम का मतलब कितना है, सर जी एलसीएम निकल कर आया यहां पर 36 और HCF बच्चों 6 आया है। अगर मैं इसको काटूंगा 6 छंग 36 तो कटेगा तो 6 बार, लेकिन बच्चों शेषफल आएगा 0, 0 शेषफल आएगा और ना भाग देगा। देख लो जब आप 36 में 6 से भाग देंगे तो 6 छंग 36, शेषफल क्या आया, 0 आया बच्चों, शेषफल 0 आया। तो यहां कहने का मतलब यही है बच्चों कि HCF हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है, यानी HCF हमेशा बच्चों छोटा भाई है एलसीएम का, यानी एलसीएम के अंदर ही छुपा रहता है HCF। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई चींटी है, मान लो चींटी, मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों HCF क्या है, ये भैया चींटी, चींटी है ना। एलसीएम क्या है बच्चों, हाथी है, हाथी है। मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है तब आपके समझ में आएगा। जैसे सर जी हमारा हाथी है, ये हाथी कैसे बनता है, सूंडी आ गई सर जी, इसका ये आगे, इसका शरीर आ गया बड़ा सा, ऐसे तो बनता है हाथी। इसकी पूंछ आ गई, पूंछ तो छोटी होती है पूंछ, ऐसे है ना। इसके कान आगे, बड़े बड़े कान, इसके सर जी पैर, 2 3 4, ये हाथी है बच्चों हमारा, ठीक है हाथी है अब आपके समझ में आएगा, हाथी मेरे साथी। अब ये तो सर जी हमारा हाथी है, हाथी का मतलब बच्चों एलसीएम है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों चैटी घुस गई, मान लो क्या घुस गई, चैटी घुस गई, सर जी चैटी घुसा देते हैं अंदर। तो जी ये रही सर जी चींटी, ये छोटी सी बच्चों चींटी है। ये चींटी क्या है, ये चींटी बच्चों HCF है, HCF है, यानी चींटी हाथी के अंदर है, HCF एलसीएम के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात, चींटी पूरे हाथी को मार देगी, खत्म कर देगी, ऐसे बच्चों HCF एलसीएम को खत्म कर देता है एकदम, कुछ नहीं बचता। तो आप समझे,
HCF हमारा चीटी है और हाथी हमारा एलसीएम है। ये बात क्लियर ना? क्लियर जैसे बताओ, क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों बातें क्लियर हैं? सवाल देखें हम, क्वेश्चन देखें हम। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। चलो मेरे को ये बताओ बच्चों, मेरे को ये बताओ कि जैसे मान लो मैं आपकी अभी प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना, कुछ क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको, है ना, अभी हैंड टू हैंड। ये चीजें अभी आपको याद हो जाएंगी, देखना अभी प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई किसी संख्या का HCF 9 है और मान लो बच्चों किसी संख्या का LCM 18 है, तो क्या ये पॉसिबल है? बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? वही मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैंने कहा बच्चों किसी संख्या का HCF मान लो 4 है और LCM कितना है? मान लो बच्चों 29 है। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बताओ क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी आपका, अरे हैंड टू हैंड मजबूत कर देते हैं आपका कॉन्सेप्ट, क्या दिक्कत ले रहे हो? अभी देखना भी हैंड टू हैंड मजबूत। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए ना? बताओ चलो। हाँ जी, अरे बहुत आसान है, देखो। चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं नो नो। ओके देखिए, अगर आप देखोगे 9 और 18, सर जी 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2, यानी बच्चों 9 इसका गुणनखंड है और 2 भी इसका गुणनखंड है। 9 क्या? 9 सर जी हमारा HCF है, 9 हमारा HCF ही तो है। 9 18 का गुणनखंड है, यानी सर जी हमारा HCF, HCF सर जी एलसीएम का गुणनखंड है। पहली बात कि हमारा HCF बच्चों एलसीएम गुणनखंड है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एलसीएम में HCF से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा क्या? देख लो, अगर सर जी हम एलसीएम बटा HCF करते हैं, एलसीएम में HCF से भाग देते हैं, तो एलसीएम कितना है? एलसीएम सर जी 18 है, यहाँ बच्चों 9 है, तो आप देखेंगे 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, फिर शेषफल आ जाएगी 0। हाँ सर जी बिल्कुल हो सकता है, दो संख्याओं को बच्चों HCF 9 और 18 एलसीएम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप यहाँ दूसरा चेक करेंगे, 4 और 29, क्या बच्चों 29 में 4 छुपा हुआ है? क्या 29 में 4 आ सकता है क्या? आप कहेंगे सही 4 तो इसमें नहीं आ सकता, यानी बच्चों 4 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी सर जी यहां पर HCF एलसीएम का गुणनखंड नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, अगर हम एलसीएम में भाग देंगे HCF से, तो एलसीएम पूरी तरह कटना चाहिए। देखते हैं, एलसीएम सर जी 29 है, हमारा एलसीएम 4 है, भाग दे तो कितना शेषफल आएगा यहां पर? हाँ जी, तो आप कहेंगे सर जी अगर हम 4 से भाग देंगे 29 में, तो 4 से 28, तो शेषफल 1 आ रहा है, 1 आ रहा है सर जी, एक नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों दो संख्याओं का HCF 4 और एलसीएम 29 नहीं हो सकता। ये बात है भाई साहब। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में भेजे में बात बैठ गई है कि सर जी HCF हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है और एलसीएम में भाग देंगे HCF से, फिर शेषफल हमेशा 0 आएगा, शेषफल हमेशा 0 आएगा। बात क्लियर है? अब सवाल देख लें, क्या कहते हो भैया? चलिए अब बच्चों हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है, आपके सामने है ना। देखिए आपका क्लास कब तक चलेगा? आपको मजा नहीं आ रहा क्या? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज सर जी हम नई चीज सीख रहे हैं, एकदम नई चीज, ये कहीं हमको मिलती नहीं है? बताओ जल्दी से। नहीं आया तो क्लास बंद कर दूंगा मैं, कि सर जी बोरिंग पढ़ा रहे हो आप, मजा नहीं आ रहा, क्लास बंद कर दो। क्या मैं क्लास बंद कर दूं? बताइए, मजा नहीं आ रहा क्या? ऐसी चीज आपको किताब में तो देखने को मिलेगी, लेकिन वहां समझ में नहीं आएगी। देख लेना आप, वरना ऐसे पढ़ लोगे, पढ़ तो लोगे किताब को, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैथ है बच्चों, गणित है ना। चलिए सवाल देख लें। चलिए सर जी क्वेश्चन बता दो, मजा आ रहा है ना, आ जाओ। लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हेले हल। क्वेश्चन क्या रहा है ना कि दो संख्याओं का HCF 18 एलसीएम 380 हो सकता नहीं हो सकता? तो देखो आप बच्चों, हम क्या जानते हैं,
सबसे पहले सर जी हम ये जानते हैं कि जो HCF होता है हमारा, वो सर जी एलसीएम का क्या होता है, में से, है ना, में से सर जी हमेशा, है ना, हमेशा बच्चों एलसीएम यानी लैसे का सर जी गुणनखंड होता है ना, लैसे का गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, अर्थात, है ना, अर्थात, अर्थात बच्चों एलसीएम यानी सर जी लैसे, लैसे बच्चों पूरी तरह से, है ना, लैसे सर जी हमेशा पूरी तरह, पूरी तरह HCF यानी में से विभाजित होता है ना, से विभाजित होता है, विभाजित होता है, ये हम जानते हैं, ये हमको बात बताया सर जी, अभी आपने बताया था कि HCF एलसीएम का गुणनखंड होता है और एलसीएम पूरी तरीके से HCF से कटना चाहिए। मगर बच्चों जो दिया गया सवाल है, यस, आप लिखेंगे कि क्योंकि दिए गए प्रश्न में, है ना, दिए गए प्रश्न में, दिए गए सवाल में क्या चक्कर है कि सर जी ये जो 18 है ना सर जी, 380 का गुणनखंड तो है ही नहीं भाई, 380 से हम बच्चों 18 आ ही नहीं सकता, 380 के अंदर 18 आ ही नहीं सकता। पता क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर जी 380 18 से पूरी तरीके से कट ही ना रहा, तो शेषफल 0 आने का ही ना, शेषफल 0 आने का ही नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना? चेक कर लो, चेक कर लो, देखो अगर सर जी हम जो है 18 से भाग देंगे 380 में, तो देख लो भाई साहब, 18 दूनी 36, 2 बचेंगे 0, 18 कम 18, 2 बचा, शेषफल सर जी 2 बच गया। हम पहले कह रहे थे शेषफल 0 बचना चाहिए, तभी उसका गुणनखंड होगा, तभी उससे कटेगा पूरी तरीके से, तो शेषफल 0 यहां बचा ही नहीं। इसका मतलब बच्चों 18 380 गुणनखंड सर जी है ही नहीं, है ना। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? आप लिखेंगे बच्चों कि चूंकि दिए गए प्रश्न में दो संख्याओं का, है ना, या फिर HCF यानी 18 एलसीएम ये 380 का गुणनखंड नहीं है, 380 का गुणनखंड नहीं है, अर्थात, है ना, अर्थात, अर्थात एलसीएम यानी 380 पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से HCF यानी 18 से विभाजित नहीं है, 18 से विभाजित नहीं है, कटी ना रहा सर जी पूरी तरीके से। इसलिए बच्चों आप ये लिखेंगे, इसलिए किन्हीं दो संख्याओं का, है ना, किन्हीं दो संख्याओं का HCF यानी 18 और, है ना, एलसीएम 380 कभी नहीं हो सकता सर जी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता से कभी नहीं होगा। तो आपके दिमाग में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लो जी, अगला क्या है जी? आज ये चैप्टर खल्लास कर देंगे बच्चों, आप समझे, वन शॉट है वास्तविक संख्याओं का, है ना। इसमें खोद खोद के मैं कॉन्सेप्ट निकाल के लाया हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो भैया लाइक कर दे फटाफट, और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आप 500 कमेंट्स कर देना, 500 कमेंट्स। जैसी क्लास खत्म होगी 500 कमेंट, है ना। चलिए जी, तो दिमाग की बत्ती जलाने का जैसे बल्ब जल रहा है ना बच्चों, यहां लिखा हुआ है सूत्र से मैं से व ले से ज्ञात करना। अब आपको सूत्र से निकाल के दिखाएंगे, मैं से ले से। अभी हम देख रहे थे सर जी अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब बच्चों हम देखेंगे सूत्र से, ठीक है। सूत्र ये कहता है कि भैया पहली संख्या यानी a गुणा b, दूसरी संख्या बराबर HCF, है ना, a कॉमा b का, फिर गुणा सर जी एलसीएम किसका?
ए कॉमा बी का, है ना। हिंदी में बोले तो सर जी पहली संख्या, है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर सर जी में से किसका, ए कॉमा बी का, गुणा सर जी लेस है किसका भैया, ए कॉमा बी का बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये हिंदी में। और एक बात याद रखना बच्चों, ये केवल दो संख्याओं के लिए, दिस इज ओनली फॉर टू नंबर्स, केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड है वाला सूत्र। आप तीन संख्याओं के लिए नहीं कह सकते कि सर जी हम ऐसे कह सकते हैं कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर है, नहीं ये नहीं कह सकते, वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों उसके ऊपर। लो भैया, ये रहा बच्चों 2024 में आया वो क्वेश्चन, है ना, 2024 में आया क्वेश्चन, अति लघु में, अति लघु में आया है। हमने बहुत पहले ही बैच ले लिया था, न्यू बैच फ्री मिलेगा। हाँ, जो हमारे पुराने बच्चे उनको फ्री मिलेगा बैच है ना। तो देखिए 2024 में सर जी बोर्ड पेपर में आया वो सवाल है। क्वेश्चन कहता है बच्चों हमसे कि यदि ले से 12 और 21 का 84 है तो मैं से 12 21 का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बच्चों आया है अति लघु में, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, है ना। अति लघु बच्चों प्रश्न है ना। देखे कैसे करेंगे, चलिए यहां लिखते सबसे पहले हल है, हल, है ना। हम सूत्र क्या जानते हैं, लिखेंगे बच्चों चूंकि सूत्र से, है ना, हम ये जानते हैं सर जी सूत्र से कि भैया पहली संख्या, है ना, गुणा, सर जी आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो, हिंदी बच्चों से लिख रहा हूं क्योंकि ये सब हिंदी में है, इसलिए इंग्लिश में चल जाएगा पर हिंदी में तो हिंदी में लिखो फिर इसको, है ना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर सर जी में से पहली संख्या यानी बच्चों ए कॉम बी का, ठीक है, फिर गुणा सर जी लेस है किसका, ए कॉम बी का। देखिए कोशिश ये करो कि जिस भाषा में सवाल दिया गया जिस तरीके से उसको उसी तरीके में जवाब दो, है ना। पहली संख्या सर जी 12 है, दूसरी संख्या से 21 है बराबर में से निकालना सर जी हमको किसका, 12,21 का, गुणा फिर लेस में दे रखा है किसका भैया, 12,21 का। ठीक है, चलिए तो 12 गुणा 21 बच्चों ऐसे रहने दो, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। में से हमें सर जी निकालना है 12,21 का, गुणा सर जी लेस से कितना, लेस से बच्चों दे रखा मैं 84,84। तो आप देखेंगे अगर हम काटा पीटी करेंगे, वैसा तो इसको नीचे फेंक के मारते हैं, जगह खाली है क्या, हाँ जगह खाली है। 12 गुणा 21 लिखा हुआ ना सर जी यहाँ पर, 84 को इसके नीचे फेंक के मार दो 84 को, और यहाँ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या जी, में से, है ना, फिर आ जाएगा में से किसका, 12,21 का। ठीक है, तो देखेंगे 21 चौके 84, 4×3=12। तो सर जी यहां से जो में से आ जाएगा हमारा बच्चों 12,21 का कितना आ जाएगा सर जी, आ जाएगा 3। लो जी इसका करेक्ट आंसर हो गया सवाल। इतना आसान सवाल था, है बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये हमारा हो गया, स्कोर देख लेते हैं बच्चों। 2024 23 22 में सवाल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में। क्या कहता है, यदि 26,156 का लेस है 156 तो में से का मान ज्ञात कीजिए। अरे सर जी इतना आसान क्वेश्चन, पहली संख्या 26 है गुणा दूसरी संख्या सर 156 है, में से सर जी हमको निकालना है, गुणा लेस से कितना भाई से 156 है, इससे एक काट दो 26 आ जाएगा इसका लेस है। सिंपल आसान सवाल, बहुत आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो बच्चों हमारा अगला हेडिंग है वो क्या है जी, अगला हेडिंग है बच्चों हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणधर्म। देखिए अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा हमेशा मिलेगी। ठीक है, वहीं परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो सर जी हमें सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी। वहीं बच्चों परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी, और वहीं परिमेय संख्या में हम भाग करते हैं अपरिमेय संख्या से, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या मान लो मैं ली 5 ली, और प्लस कोई अपरिमेय संख्या लिख लिया सर जी √3। अगर हम 5 में √3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
ये आएगा सिर्फ 5 प्लस के रूट 3। लो भैया अपरिमेय संख्या आ गई, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। बी, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे, मान लो परिमेय संख्या 7 है, अपरिमेय संख्या सर जी अंडर 11 है, 7 में से अंडर 11 घटाएंगे कितना आएगा, 60 अंडर 11 आ जाएगा। लो जी अगेन अपरिमेय संख्या। सी, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, परिमेय संख्या सर जी हमारे पास 8 है, अपरिमेय संख्या मान लो बच्चों हमारे पास 17 है, तो 8 गुणा करेंगे 17 में तो कितना आ जाएगा, 8 अंडर 17 आ जाएगा। लो जी अपरिमेय संख्या है। फिर हमारे पास बच्चों परिमेय संख्या मान लेते सही 21 और भाग करते बच्चों में से मान लो अंडर 2 से, तो सर जी हमारी अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते तो बच्चों हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। अगर हम बात करें सर जी अपरिमेय संख्या में, हम अपरिमेय संख्या से करेंगे फिर क्या आएगा, ये तो चलो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। अगर सर जी हम एक काम करते हैं यहां पर, अगर हम सर जी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से है ना जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं भाग करते तो क्या आएगा, तो ये बच्चों परिमेय संख्या भी आ सकती है या फिर अपरिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, है ना, सवाल देख लेते हैं, आ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन कहता है हमसे कि भाई 3 माइनस रूट 3 है, बताओ कैसी संख्या, 3 माइनस के रूट 3। सर जो 2 चैप्टर का फॉर्मूला लाइए, हाँ मैं लेकर आ रहा हूं, चैप्टर 2 का मैं सूत्र लेकर आऊंगा, दिक्कत मत लो। जैसे हमने चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या के सूत्र खोद खोद के निकाले थे ना, ऐसे ही मैं चैप्टर 2 के सूत्र खोद खोद के निकालूंगा। और भैया सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फिर इससे अच्छा मिलेगा नहीं, कभी आप पीछे रह जाओ कि सर जी हमने तो पीछे रह गए, हमारा वो छूट गया है ना। तो देखिए 3 बच्चों हमारी परिमेय संख्या है और रूट 3 सर जी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते सही सदैव हमको क्या मिलती है बच्चों, सदैव हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, तो सही सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में, है ना, सवाल कहता है बच्चों निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी, बताओ उसमें अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। हाँ जी, तो आप देखेंगे अंडर 25 सर जी 5 का होता है, तो 5 तो बच्चों हमारी परिमेय संख्या, तो सर जी गलत हो गया। अंडर 81 सर जी 9 का होता है, ये तो परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। हमको अपरिमेय संख्या चाहिए ना। 5/3 सर जी अंडर गायब है, तो बच्चों हमारी परिमेय संख्या गलत हो गया। अगर आप देखेंगे सही 5 हमारी परिमेय संख्या है, रूट 2 सर जी हमारी अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो सदैव हमको अपरिमेय संख्या मिलती है हमेशा, तो ये सर जी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लो भैया एक ये लास्ट बचा है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये क्या है जी, ये बच्चों हमारे पास है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। देखिए पेपर में सवाल आता है बच्चों, बोर्ड पेपर में एक सवाल आता है, 100% आएगा और आता भी है, 100% आएगा। ठीक है, क्या होता है वो, आपसे ये कह देगा कि भाई सिद्ध कीजिए रूट 2 अपरिमेय संख्या है ना, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 7 अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। आपसे क्या देगा, सिद्ध करो, है ना, सिद्ध करो। और ये क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का आता है, आपको पता है यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, यानी सर जी लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, लघु में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब ये, है ना। ये सिद्ध करने को बोल सकता है आपसे, या बच्चों आपसे कह सकता है कि भी सिद्ध करो कि 5/7 अपरिमेय संख्या है, या 3/5 अपरिमेय संख्या है, या 4/11 अपरिमेय संख्या है, आपसे ये भी कह सकता है। या आपसे कह सकता है बच्चों 3 प्लस के रूट 5 अपरिमेय संख्या है ना, 7 माइनस के 5/11 अपरिमेय संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, और बच्चों मैंने जो है इनको सिद्ध करवा रखा है। कहाँ सिद्ध करवा रखा है इनको बच्चों, मैंने 1 शॉट में सिद्ध करवा रखा, वहां देख लेना, मेरी एक 1 शॉट है वास्तविक संख्याओं की, आप इसको वहां देख लेना, वहां पर मैंने प्रूफ करवा रखा है। ठीक है,
क्लास खत्म करें? चलिए, तो क्लास बच्चों यहाँ एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा सवाल करने में। और आज के हमने डेमो में क्या देखा? आज सर जी हमने डेमो में एक तो देखा डीप कॉन्सेप्ट, गहरे से गहरे कॉन्सेप्ट मैं खोज के लाया हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सर जी बड़े खतरनाक देखे, मजेदार क्वेश्चन है कि आपने पहले कभी करे। तीसरा बच्चों हमने जो है इसमें बेसिक से उठाया, एकदम जड़ से स्टार्ट किया। चौथा, जिस बच्चे का बैकलॉग लगा होगा, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया होगा, जो पीछे कभी कुछ चीजें जैसे मैथ्स में होता है ना, कुछ चीजें रह जाती समझ में नहीं आया, तो वो क्लियर हो गया होगा। इतना मजा, ठीक है। और आपको बदले में क्या करना है बच्चों, आपको जो है 500 कमेंट्स करनी है, ठीक है। आपको 500 कमेंट्स करनी है, ये मेरे को बच्चों चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई और आपके अंदर 100/100 नंबर लाने का जज्बा है। और ये रहा बच्चों आज का होमवर्क, ये सर जी आज का HW है। तो आपको क्या करने, 500 कमेंट्स करनी है। यस, आपको बच्चों रिव्यू देना है, बताना है कि क्लास कैसी लगी, डेमो कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो क्लास खत्म करें यहां पर, क्या कहते हैं? ओके। तो बच्चों ये खास बैच उन्हीं के लिए आया है जो बच्चे एकदम फ्रेश हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो से, जीरो नहीं माइनस, नेगेटिव, जो नेगेटिव से उठेंगे। पहले पहले हम नेगेटिव बच्चों को जीरो बनाएंगे, फिर जीरो से हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये मैथ्स आगे देखो, यहाँ पर मैथ्स हर जगह है, ठीक है। और दूसरा, जो पुराने बच्चे हैं हमारे, पुराने चीते शेर शेरनियां हैं, उनका बैकलॉग अगर लगा हुआ है, पीछे एक्सरसाइज छूटी पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उनके लिए भी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया एक आध दो, तो उनके लिए। चलिए क्लास खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। और भाई साहब 500 कमेंट्स, जैसे ही क्लास खत्म होगी कमेंट्स करने सारे बच्चों को। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा कि बच्चे क्या क्या कह रहे हैं क्लास के बारे में, ये मैं कमेंट पढ़ूंगा एक एक करके, ठीक है। और 100/100 का दम लगाएंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज आकाश कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय, अटैक।